चलिए, गुरुवार की सुबह एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है। और हां, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बापू। आज से वैसे फेस्टिविटीज की शुरुआत आप सबको हम सब की तरफ से नवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं। पर जरा छुट्टी के बाद ग्रूव में लौट आइए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन अब वापस हमारे सामने खड़ा है। हाँ, इंपॉर्टेंट इसीलिए कि एक नहीं 2 दिन के ग्लोबल क्यूज डाइजेस्ट करने, वो अपनी जगह, लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस बीच प्ले आउट हुए। मिडिल ईस्ट क्राइसिस, वो टेंशन काफी एस्केलेट होता हुआ, काफी बढ़ता हुआ। मंगलवार की रात ईरान ने मिसाइल अटैक करा था इजराइल पर। डर इजराइल के पलटवार का, तो वो क्राइसिस, वो टेंशन काफी हद तक, वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ता हुआ। दूसरी तरफ वो जो सेबी का कह लीजिए मच अवेटेड, मच फियर्ड, जो कहना है कहिए, वो सर्कुलर सामने आ गया। भाई साहब, कह तो रहा है सेबी की इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और मार्केट स्टेबिलिटी के लिए तमाम कदम उठाए गए। वो कदम क्या है उस पर आगे बातचीत करूंगा, लेकिन उस पर आज रिएक्ट करने का भी दिन। और ये सब एक्शन तब कैप्चर हो रहा होगा जब हम निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। पहले एक काम करता हूं, मंगलवार का यानी कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। डिसेंट ग्लोबल क्यूज थे, हम लोग मंगलवार की सुबह चर्चा कर रहे थे। शुरुआत उन क्यूज के दम पे हुई तो ठीक ठाक, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट उछाल के साथ शुरुआती ट्रेड में निफ्टी नजर आया, पर उसके बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला। ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आई, इवेंचुअली लार्जली फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द वोलेटिलिटी के साथ हमने कामकाज करा। यह हुआ था मंडे के उस अच्छे खासे पेनफुल सेशन के बाद। हम टिक नहीं पाए, तो कुछ तो था बाजार को जो सता रहा था, और शायद हो सकता है यही एफएनओ का सर्कुलर, क्योंकि चर्चा थी बाजार में और वैसे ही हुआ, तो शायद वो सर्कुलर था जिसका सरदर्द हमें सता रहा था। खैर, ये 2 दिनों के क्यूज, ये सारे डेवलपमेंट्स का निचोड़ पहले दिखाता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम 225 पॉइंट दबाव के साथ, ऑलमोस्ट 1% कमजोरी के साथ आज थर्सडे के सेशन की शुरुआत करेंगे। हॉर्माज बगल में बैठे हुए हैं, इनसे ग्लोबल मूड माहौल, ये सब जो हो रहा है मिडिल ईस्ट क्राइसिस से लेकर यूएस, एशिया, सब बातचीत होगी। वीरू से जानना है निफ्टी बैंक में आज थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन, किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं। अगर ये गैप डाउन हो रहा है तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा। और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अच्छा, मैं एशिया दिखाऊं, यूएस के मार्केट दिखाऊं, दिखा दीजिए एशिया, लेकिन वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप ये एशिया ने सब ईरान वाला मामला कल रिएक्ट करा हुआ है, हम छुट्टी पे थे। तो देख लीजिए आज ग्लोबल मूड, इससे लेकिन हमारा पिक्चर कैप्चर नहीं होती। हम इसलिए दबाव में क्योंकि हमने सारा एक्शन मिस आउट कर दिया था। और 2 दिन यूएस में हुआ क्या, वो दिखा देता हूं आपको। मंगलवार के दिन जब हम लोग सेशन की समाप्ति कर रहे थे, यूएस के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट थे। एक्चुअल सेशन में मंगलवार को दबाव था, ये वो रिएक्शन वाला दिन था उनका, इजराइल वाले कॉन्फ्लिक्ट का। आधे से 1.5% का दबाव था मंगलवार को, और काफी वोलेटाइल सेशन था। कल जो सेशन था प्ले आउट हुआ, वो लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास हुआ, और आज सुबह भी सारे फ्यूचर्स फ्लैट नजर आएंगे। तो मूड कैसे समझ में आएगा, तब और अब की प्लेट दिखाइए। हमने कहां यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे मंगलवार को 3:30 बजे, और कहां थर्सडे को सुबह खड़े हुए हैं, वो दिखा दीजिए। तो तब और अब दिखाएगा वो जो ट्यूसडे का पेन था। सारे बेंचमार्क्स हल्के दबाव में, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं है, लेकिन सब दबाव में, और हम शायद कुछ हद तक एफएनओ वाला मामला भी डाइजेस्ट कर रहे हैं इस भाव में। पर हॉर्माज भाई साहब, क्या क्या हुआ, और खासतौर मिडिल ईस्ट टेंशन या क्राइसिस से शुरुआत करी जाए, क्योंकि वो एक बड़ा सरदर्द। क्या डेवलपमेंट्स एंड लेटेस्ट हुआ, क्या मामला। अगर मैंने 3:30 बजे ट्यूसडे को टीवी बंद कर दिया था, तो तब से लेकर अब तक की ग्लोबल कहानी क्या है। बहुत लंबी कहानी है, पर ये कहानी 1 साल से चली आ रही है। तो अब हुआ ये है कि ट्यूसडे की रात को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स दागे। ये और बात है कि इजराइल ने मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया थे, डिस्ट्रॉय कर लिए थे, तो ज़्यादा कुछ नुकसान वहाँ हुआ नहीं। मगर इससे ये हुआ है कि अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एस्केलेट हो गई है, और अब इजराइल ने कहा है कि अब हम इसका जवाब देंगे। अब जो बाइडेन साहब है, G7 के जो सारे देश हैं, उन्होंने ये कहा है कि अब इसका आपको हक है जवाब देने का, लेकिन परमाणु जो ठिकाने हैं ईरान के, वहाँ पर आप हमला नहीं कर सकते। इस बात का हम समर्थन नहीं करेंगे।
अब बाजार में इसका क्या रिएक्शन हुआ है, देखिए इसे आप दो तरह से दे सकते हैं। एक आप मार्केट की मैच्योरिटी कह लीजिए कि अब ये 1 साल से चला आ रहा है, तो मार्केट ने एक बात समझ ली है कि ये ना तो कल के कल खत्म होने वाली क्राइसिस है, ना तो ये लंबी चलने वाली क्राइसिस है, तो ये डाइजेस्ट कर ली। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल स्ट्रीट के पार्टिसिपेंट शायद ये सोच रहे हैं कि हमारे अपने मसले इतने हैं कि हम किसी और के मसलों पर क्यों रिएक्ट करें। ये एक बात है। बहुत सारे इश्यूज यूएस में अपने खुद के चल रहे हैं, विच इज़ वाई बाजार जो है वो एक एज पर है। मसले क्या है वहाँ पर? अब हुआ ये है कि यूएस में जो पोर्ट्स के वर्कर्स हैं, 50 साल में पहली बार लगभग 50,000 पोर्ट के वर्कर्स हड़ताल पर चले गए। क्यों? पैसा चाहिए? पैसा चाहिए, वर्किंग कंडीशंस को लेकर, पैसे को लेकर हड़ताल पर चले गए। 50 साल में ये पहली बार हुआ है। अब ये सप्लाई चेन वाले मामले जो थे वो पहले भी चल रहे थे रेड सी की क्राइसिस की वजह से। अब ये और एक नया मसला शुरू हो गया है वहाँ पर कि भाई पोर्ट के वर्कर हड़ताल पर चले गए तो सप्लाई चेन का क्या होगा। ये एक मसला है। यूएस में ऑलरेडी हरिकेन सीजन चल रही है। एक हरिकेन अभी आया है जिसका नाम था हेलीन, वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अब ये हरिकेन आते हैं तो ये पोर्ट्स और ये ऑयल रिग्स जो होती है जो तटवर्तीय इलाकों में होती है वो वैसे ही बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पे एक और वो नुकसान होता है। और तीसरा और सबसे बड़ा जो मसला है अमेरिका में वो ये है कि वहाँ के लोगों को इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि बाज़ार की या अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है। क्लैरिटी नहीं है उन लोगों को, क्योंकि हर रोज़ एक नया डेटा आता है और वो एक अलग तरह की तस्वीर दिखाता है। अभी जो एडीपी के जो डेटा है कल वो अनुमान से बेहतर है, आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आएंगे, वो अगर अनुमान से कमज़ोर हो गए तो फिर क्या होगा। और कल जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा आएगा नॉन फार्म पेरोल्स का, वो जब अगर आया वो अनुमान से कमज़ोर हुआ तब क्या होगा। इसलिए मैं थोड़ा एक टैंजेंट पर जाऊँ कि मैं अपने सेंट्रल बैंक की हमारी बड़ी इज्जत करता हूँ कि हमारे गवर्नर साहब है, वो आते हैं 2 महीने में एक बार, वो एक स्पीच देते हैं पॉलिसी स्टांस को लेकर, वो स्टांस पे डटे रहते हैं। अब वहाँ ये होता है कि वहाँ पे 50 राज्य है, वहाँ के अपने फेड है, वहाँ के अपने अफसर है, उनके अपने व्यूज़ है और वो उनके व्यूज़ हर 2 हफ्ते में बदलते हैं। अब ये एक रिचमंड फेड है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है थॉमस बार्किन, उन्होंने कहा कि भाई हम एक बहुत जो हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे महंगाई के लक्ष्य की तरफ 2% के, पर अभी भी एक बहुत सारी अनिश्चितता है महंगाई को लेकर भी और बेरोजगारी को लेकर भी। तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये कहना कि हमने महंगाई पे काबू पा लिया है। हम ट्यूसडे को भी ये बात कर रहे थे कि जो मिशेल बोमन जो थी वो फेड की गवर्नर थी, उन्होंने भी कहा था कि भाई सोच समझ कर ब्याज दरें बढ़ानी चाहिए। तो अब 2 हफ्ते बाद अगर ये ताजुब नहीं होगा कि मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यही 2 लोग हैं जिन्होंने कहा है कि भाई ब्याज दरें काटिए, ज़्यादा काटिए, तो वहाँ पे ये क्लैरिटी नहीं है। तो वो एक अनसर्टेनिटी अमेरिका के बाजारों में बनी हुई है कि भाई अब अच्छी खबर आई तो हम चढ़ेंगे, नहीं आई तो गिरेंगे, एक एज पे बने हुए हैं। इसलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा डेटा आने वाला है। अब वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की एक ब्रोकरेज है, सेंचुरी वेल्थ नाम की एक ब्रोकरेज है, वहाँ की जो चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट है मैरियन बार्टल्स, उन्होंने कहा है कि S&P 500 जो है साल के अंत तक 6,000 तक जाएगा, बशर्ते कि ऑयल के जो प्राइसेस है, तेल के प्राइसेस है, वो $100 से कम रहे और अर्निंग्स अच्छे रहे। अर्निंग्स आने वाले हैं, अब देखा जाएगा क्या होगा। वहाँ पे भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी सारा हुआ। टेस्ला के शेयर जो है वो 3.5% गिर गए कल, क्योंकि उनके जो डिलीवरी के नंबर थे वो अनुमान से कमज़ोर थे। नाइकी ने भी अपनी गाइडेंस सस्पेंड कर दी, इन्वेस्टर डे अपना टाल दिया, CEO उनका बदलने वाला है। अब निवेशक इनके कह रहे हैं जस्ट डू इट, आप कर लीजिए भाई, इन्वेस्टर डे कर लीजिए, CEO बदल लीजिए, पर वो कर नहीं रहे, तो शेयर गिर गए वहाँ के। और हुमाना एक शेयर है, वहाँ के शेयर पे 12% की गिरावट आई, क्योंकि उनकी जो मेडिकेयर क्वालिटी रेटिंग्स है वो गिर गई। अब एशिया में देखते हैं, जापान के बाजार आज उछल रहे हैं। कल जो रिएक्शन होना था वो हो गया। वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बैंक ऑफ जापान की ऐसी हालत नहीं है कि वो दोबारा ब्याज दरें बढ़ाए, तो येन कमज़ोर हो गया। इनके आने से वो डर लग रहा था, हाँ, अब इन्होंने क्लैरिटी दे दी है, और इसी वजह से येन कमज़ोर हो गया, 2% कमज़ोर हो गया डॉलर के मुकाबले, जो 2022 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी। तो अब बाजार वहाँ के पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। तो हर एक बाजार के अपने अपने मसले हैं। तो ये ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की एक अनसर्टेनिटी कोने में बनी रहेगी, मगर हर एक बाजार के अपने इश्यूज है। नेट अपने लिए थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि गड़बड़ है, यस, मिडिल ईस्ट क्राइसिस पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। वो तो करेंगे ही। ऊपर से जो FNO का सर्कुलर आया है उस पे भी एक रिएक्शन होगा। तो उनके हर एक बाजार के अपने अपने इश्यूज है। तो ये एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बट हर मार्केट जो है वो अपने इश्यूज के दम पर रिएक्ट कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इस समय मिडिल ईस्ट का वो क्राइसिस, देखते हैं इजराइल कैसे रिएक्ट करता है। डर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे ना अटैक कर दे। लास्ट टाइम मिसाइल अटैक फिर से ईरान ने करा था अप्रैल में, तब इजराइल ने क्या करा था, मेरे ख्याल से इसने वो प्रिसिजन के साथ वो न्यूक्लियर साइट के पास एयर डिफेंस एसेट्स पे अटैक करा था। क्या टॉप लीडरशिप को टारगेट कर रहा होगा ईरान की? एनीबडीज गेस। तो रिटेलिएशन के चलते अनसर्टेनिटी है। और हो क्या रहा है, गाजा से अब वॉर जो लेबनान और ईरान की तरफ मूव कर गया है वो ऑयल एसेट की तरफ मूव कर गया है। तो डर सप्लाई डिस्ट्रक्शन का,
और इसीलिए क्रूड, हम तब और अब की सेकंड प्लेट भी दिखाइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल अपने लिए इन सब के बीच में हो गया। $70 पे छोड़ा हुआ ब्रेंट ट्यूसडे को मार्केट्स ने इस समय $74.5 के आसपास ट्रेड करता हुआ। ये सबसे बड़ा सरदर्द है। 4-5% के आसपास डेढ़ दिन में उछाल था क्रूड में। खैर, ये देखते हैं अब क्या निकल के आएगा, लेकिन वो इशू है जिस पर अपन रिएक्ट कर रहे होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो एफएनओ का सर्कुलर। वीरू के पास जाऊं आज की स्ट्रैटेजी पर, उससे पहले मैंने कहा था 2 इंपॉर्टेंट क्यूज हैं। जो सर्कुलर आ गया है सामने, उसमें 6 इंपॉर्टेंट चीजें हैं और वो डेट के साथ ब्यूटीफुली प्रोड्यूसर साहब ने लिख दी है। ऑप्शन प्रीमियम का अपफ्रंट कलेक्शन होगा ऑप्शन बायर्स से। वैसे कहा जाता है ज्यादातर ऑलरेडी कलेक्ट करते हैं। कैलेंडर स्प्रेड का ट्रीटमेंट एक्सपायरी डे पे हटा दिया गया है। बेसिकली वो बेनिफिट्स ऑफसेटिंग पोजीशंस के अक्रॉस डिफरेंट एक्सपायरीज वो अब अवेलेबल नहीं होंगे एक्सपायरी डे पे। पोजीशन लिमिट्स की इंट्राडे मॉनिटरिंग, 4 बार स्क्रीनशॉट्स लेना वगैरह वगैरह, ठीक है, प्रोसीजरल है और जनरली एक्सचेंजेस को करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चौथा, अब इंपॉर्टेंट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइज, इंडेक्स डेरिवेटिव्स के जो हैं वो बढ़ाया जा रहा है। 5 से 10 लाख थे जो 2015 में सेट करा गया था कॉन्ट्रैक्ट साइज, बढ़ाकर अब जब नए कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस होंगे मिनिमम 15 लाख के होंगे और 15 लाख से 20 लाख का वो बैंड होगा लॉट साइज का। वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के रैशनलाइजेशन की भी बात कर दी गई है। एक एक्सचेंज, एक वीकली एक्सपायरी। सबके इफेक्टिव डेट वैसे स्क्रीन पे लिखी हुई है। और एडिशनल ELM 2% का शॉर्ट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पे वो लगाया जाएगा। ये सब मामले हैं। वैसे इसमें अब इसकी डिटेलिंग में जान नहीं रहा हूं, ये अपन बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। वो जो सेबी का ड्राफ्ट आया था उसमें 7 प्रपोजल्स थे, 6 मान लिए गए, एक रुक गया, वो नंबर ऑफ स्ट्राइक्स के रिडक्शन वाली बात, और दूसरी स्टैगर्ड वे में इंप्लीमेंटेशन। तो बाजार ने इतने समय से सब कुछ डाइजेस्ट कर रखा था, जो डाइजेस्ट कर रहा था उससे तो बेहतर ही है। बेहतर इन द सेंस वो आ गया हुआ वो ठीक है, पर हम कब से प्रिपेयर कर रहे थे, सरदर्द था हमारे लिए। एक तो स्टैगर्ड वे में इंप्लीमेंटेशन और थोड़ी सी रियायतों के साथ इंप्लीमेंटेशन। और एनीबडी इज गैस से पता नहीं कितना इंपैक्ट करेगा वॉल्यूम्स पे। वीकली एक ही एक रह जाएगी तो ऑब्वियस है कि इंपैक्ट आएगा। ब्रोकरेजेस के ऑलरेडी सिस्टम्स इन प्लेस हैं, एग्रेसिव थे, वो वीकली एक्सपायरीज को लेकर रीएडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। लेकिन वीरू, आपने आई एम श्योर चर्चा करी होगी एफएनओ एक्सपर्ट्स के साथ, क्या मान रहे हैं वो लोग? ये डाइजेस्टेड है लार्जली या कुछ खामियाजा बाजार को भुगतना पड़ेगा? कुछ आइडिया लग पा रहा है वॉल्यूम्स पे किस तरह का हिट, या अभी टू अर्ली टू से दैट? है, देखिए जो ड्राफ्ट सर्कुलर था उसकी तुलना में तो इसकी शार्पनेस कम है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। दूसरी बात, एंट्री बैरियर्स रिटेल के लिए थोड़े से इंडेक्स में हो जाएंगे एक्सपेंसिव, बट ओवर द टाइम आई थिंक ये एडजस्ट हो जाएगा आशीष, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी, हेजिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाए, मतलब ज़्यादा हो जाएगी, इसमें कोई राय नहीं है। हेजिंग कॉस्ट आपकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाएगी। जो तीसरी चीज़ जो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी होगी, ये निफ्टी बैंक की और मल्टीपल एक्सचेंजेस की मल्टीपल एक्सपायरी ड्यूरिंग द वीक, ये अननेसेसरीली इंडेक्स में और क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स में वॉलेटिलिटी लेके आते थे। ये इनका कम होना ना आशीष, फ्रेंकली स्पीकिंग, ये जो अननेसेसरी वाइल्ड वॉलेटिलिटी होती है उसको कम कर देगा। तो मेरे ख्याल से 3 पहलू हैं। हेजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, वॉलेटिलिटी कम होगी, जो कि एक मैच्योर्ड मार्केट के लिए अच्छा चीज़ होती है, अननेसेसरी वॉलेटिलिटी। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ आई थिंक एंट्री है इंडेक्स में, उसका बढ़ना मेरे ख्याल से हफ्ते 2 हफ्ते में एडजस्ट हो जाएगा आशीष, कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और इतने दिन से हवा मचा ही हुआ था, तो एक बार वो ओवरहैंग छटना भी वैसे पॉजिटिव होता है। खैर, आज एक नीजक रिएक्शन जरूर हो रहा होगा, देखते हैं किस तरह का रिएक्शन होता है। इस पे आज हम दिन भर चर्चा करते भी रहेंगे। लेकिन अब मार्केट्स पे आज की स्ट्रैटेजी पे उतरा जाए। मंगलवार को बात हुई थी सेल ऑन राइज, जब तक 25,931 के नीचे है, ब्यूटिफुली वर्क करा। इवन निफ्टी बैंक पे ये बात हुई थी कि 52,760 उसके जब तक नीचे हैं, नहीं 53,250 के जब तक नीचे हैं, सेल ऑन राइज विल वर्क। दोनों बेंचमार्क्स में ऐसे ही हुआ। ऊपरी स्तरों पे जब खुले थे मजबूती के साथ, बिकवाली करने के बेहतरीन मौके मिले और बाजार ने रिवॉर्ड करा आपको। वीरू,
पर एक दिन की छुट्टी के बाद एक तगड़े गैप डाउन के साथ शुरुआत हो रही होगी। धीरे धीरे करके गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 250 पॉइंट के आसपास का शायद दबाव देखने को मिले इस मिड ईस्ट क्राइसिस और हो सकता है एफएनओ सर्कुलर, दोनों का तो निचोड़ है। क्या करेंगे इस तरह के गैप डाउन में आज? देखिए आशीष, अभी कुछ देर पहले आप और हरमुज बात कर रहे थे कि हर बाजार के कुछ अपने मसले हैं, हमारे भी कुछ मसले हैं। देखिए एक तो ये एफएनओ वाला मैं जिसका बहुत इंपैक्ट नहीं मानता, दूसरा ग्लोबल सेटअप, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, लेकिन तीसरी चीज जो हमारे लिए गंभीर है आशीष, जिस चीज की हमें आदत पड़ गई थी, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल राइजेस, बाय ऑन डिप्स। लास्ट वीक हमने बात की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जो आपके स्टॉप लॉसेस लेके जाएगा, वो गया। मंगलवार को हमने सेल की अप्रोच रखी। आशीष, हमारे लिए मसला है एफआईएस की एग्जिट, जो हमें थोड़ा चुभेगी। अब उसी से शुरुआत करते हैं। परसों भी यानी 5580 करोड़ रुपए की सेलिंग, 4600 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग ने उसको कंपनसेट करने की कोशिश करा, बट इंपैक्ट पड़ेगा, याद रखिएगा। ट्रेडिंग पैटर्न पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। 1495 करोड़ का इंडेक्स सेल किया, 14000 कॉन्ट्रैक्ट काट लिए, 6271 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 1208 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। और निफ्टी यानी इंडेक्स में जो उनके लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अब वो रिड्यूस होकर आ चुके हैं 3,18,000 कॉन्ट्रैक्ट। और घटते हुए क्रम में एक सीरीज के बिगिनिंग में जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है तो ये डाउन साइड रिस्क आपका खोल देती है। बट मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा, इंडेक्स की प्लेसमेंट दूसरी है, स्टॉक फ्यूचर्स की प्लेसमेंट दूसरी है। इंडेक्स कमज़ोर कर रहा है लेकिन बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं। इसका इंपैक्ट बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स पर ज़्यादा पड़ेगा। कैसे अप्रोच करूँगा मैं निफ्टी को? अगर आप देखिए सेल ट्रेड कैरी करा है तो पहली बात सुन लीजिए कि कॉल राइटर्स कहाँ परसिस्ट करते हैं। इट्स एन एक्सपायरी डे 25,900, वही सेम याद स्टिक है, वही लेवल से 25,900, 26,000, 26,100, इन तीन क्लस्टर्स पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। और नीचे अगर पुट राइटर्स कहीं पे विजिबल हैं आशीष, तो वह है 25,700, 600 और 25,500 के जोन में। पिरामिड्स में आपको बात क्लियर नजर आएगी कि फॉर दिस एक्सपायरी डे कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। एफआईएस के स्ट्रॉन्ग सेल फिगर्स हैं, इंडेक्स में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, प्लस लॉन्ग रिड्यूस हुई है। तो ये प्रेशर जोन है 25,900। पिरामिड्स में आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। ये देखिए क्या स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कॉल राइटर्स के पास। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, और थोड़ा सा कमेंट्री को थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी सुन लीजिएगा। लेवल्स लेके आइएगा स्क्रीन पे, रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। टिल द टाइम आप उसी क्लस्टर को जिसको आपने मंगलवार को अपना यार्डस्टिक बनाया, एक अपना थ्रेशोल्ड पॉइंट बनाया 855,923, तब तक तो मैं लॉन्ग करूंगा नहीं ऑन द हायर साइड। ये कटेगा तो ही स्विंग टुवर्ड्स 26020, 56 एंड 103 पॉसिबल। RS1 के नीचे इट्स अ सेल, स्टिल ऑन राइज, बट याद रखिएगा हम क्लोज हुए ऑलमोस्ट 10 डेमा के नीचे, ठीक है? तो शॉर्ट करने का भी तर्कसंगत लेवल होना चाहिए। ये नहीं कि खुला और शॉर्ट कर दिया, तो नहीं। जब भी आप शॉर्ट करें इट्स अ सेल ऑन राइज क्लोजर टू RS1 और बेस लेके आइए। अब आशीष, मैं कल मंगलवार को भी कही थी बात, ये बेस के लिए हमें 725 पहले इसको ध्यान देना पड़ेगा। ये शुक्रवार का, ये मंगलवार का लो भी है, ये वायलेट होता है तो आशीष 681, 627, 587,545 ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये इस सीरीज का सेकंड बेस है। क्यों? 26,000 पहला बेस था, सेकंड बेस है 25,500। एज ऑफ नाउ इफ यू आर होल्डिंग शॉर्ट और इफ यू आर गोइंग शॉर्ट, कीप टारगेट्स एट 587,545। एक कमेंट बाद में करूंगा, कल करूंगा, आज नहीं करूंगा निफ्टी पर। आज रेस्ट्रिक्ट करता हूं 545, 587 तक। ये लेवल्स पुल बैक दे सकते हैं। सेम केस निफ्टी बैंक, सेल किया हमने, सेल का टारगेट रखा था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इट वाज प्लेस्ड एट 52,750, ब्यूटीफुली उस जोन पर आया, फिर रिकवरी आ गई। कॉल राइटर्स 53,000, 53,200, 53,500 पे प्लेस्ड हैं और पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं करीब 52,500 के जोन में और 52,000 के जोन में। एक बार मैं सरप्राइज हुआ कि कॉल कंसंट्रेशन, पुट कंसंट्रेशन एट बोथ स्ट्राइक 53,000 पे क्यों है, बट इसको छोड़ते हैं अभी। एफआईएस सेलिंग टारगेटेड है बैंक्स की तरफ, तो ये एक वीक इंडेक्स रहेगा। अप्रोच लेके आइएगा स्क्रीन पर, लेवल्स वही रहेंगे आशीष टिल द टाइम आप इस ट्रेजेक्ट्री को RS1 इट्स 53,150 एंड 282 क्या है, दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक पार नहीं हो रहा है इट्स अ सेल राइज, बट फिर कहूंगा सेल जब करते हैं इट विल बी अ रीजनेबल प्राइस क्लोजर टू रेजिस्टेंस। बेस क्या है? बेस लेके आइएगा। बेस है आपका करीब 780 जो कि चला जाएगा। आप मेरे ख्याल से अगर हम 52,550 जहाँ पे पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं, अगर इस जोन को तोड़ते हैं आशीष, तो निफ्टी बैंक अपने आप को टारगेट करेगा 52,331, 161 तक। नीचे के टारगेट्स और भी खुले हैं क्योंकि हम 20 डेमा के नीचे हैं, लेकिन अभी मैं 50 डेमा का जिक्र नहीं कर रहा हूँ आशीष। परफेक्ट। क्विकली एक काम कर रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के उस पार
हर्षदा से जानेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। एक तो वो सारी ब्रोकरेज कंपनियां एक्सेट्रा रेडार पर रहेंगी कि सभी के इन नए गाइडलाइंस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, वो हम देखेंगे जरूर। इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी इंपॉर्टेंट रहेगा वॉच करने के लिए। अच्छा, आज कुछ जो बची हुई टू व्हीलर बिक्री या फिर फोर व्हीलर बिक्री के आंकड़े आने थे वो आ चुके हैं, उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, 6.37 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची है, 18.5% का इजाफा, उम्मीद से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन क्योंकि अनुमान 5.83 लाख यूनिट्स का था। डोमेस्टिक सेल्स में बढ़त है, एक्सपोर्ट्स में भी 22% का इजाफा है। आयशर के केस में 86,978 यूनिट्स इन्होंने बेची है, एक्सपेक्टेशन थी 73,300 यूनिट्स की, तो ये भी काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन है। यहाँ पर सेल्स में लगभग 10% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है और रॉयल एनफील्ड की एक्सपोर्ट्स भी 77% बढ़ी है, तो टू व्हीलर साइड पर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है। मारुति 1.84 लाख यूनिट्स बेची, अनुमान 1.83 लाख यूनिट्स का था, तो अनुमान के मुताबिक परफॉर्मेंस है। सेल्स वैसे 2% बढ़ी हैं। पैसेंजर व्हीकल, हालांकि अगर आप डोमेस्टिक फ्रंट पर देखेंगे 3.9% तक का डिक्लाइन है। इस कंपनी के लिए एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा है, तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर सेल्स में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं Q2 अपडेट्स पर। डाबर ने अपना Q2 अपडेट दिया। उन्होंने कहा डिमांड ट्रेंड्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही थी, लेकिन हेवी रेन्स और फ्लड का इम्पैक्ट देखने को मिला है और उससे ऑफटेक थोड़ा सा कम हुआ है सेकेंड क्वार्टर में। बेवरेज कैटेगरी पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इस सब के बीच डबल डिजिट कांस्टेंट ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं टॉप लाइन में देखने को मिलेगी। बादशाह मसाले की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस है, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। कुछ प्राइमरी सेल्स कम हुई है तो उसका कुछ प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट आएगा। मैरिको कह रहा है कि जो रूरल वर्सेस अर्बन और रूरल ज़्यादा बेहतर कर रहा है पिछले कुछ क्वार्टर में, वो सिलसिला दरअसल बरकरार है। डोमेस्टिक बिजनेस मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रहा है। पैराशूट ऑयल में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है क्योंकि उन्होंने प्राइस हाइक दिया था, तो वहाँ पर वॉल्यूम कम है लेकिन वैल्यू ग्रोथ अच्छी खासी है। और सफोला भी लो सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएगा, यहाँ पर भी प्राइसिंग का कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला है। हालांकि कंपनी कह रही है FY25 में आउटलुक यही है कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी डिलीवर करेगी, भले ही मार्जिन्स पर कुछ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे। कंस्ट्रिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़े हैं और वो कंपनी पास ऑन करने की कोशिश में, लेकिन पूरी तरह से पास ऑन नहीं कर पाएंगे। CSB बैंक का अपडेट आया, डिपॉजिट्स 25% बढ़े, ग्रॉस एडवांसेस 20% बढ़े। साउथ इंडियन बैंक एडवांसेस में 13% का इजाफा, डिपॉजिट्स में 8% तक की ग्रोथ। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिन पर आज आपकी नजरें रहनी चाहिए। मैनकाइंड फार्मा भी रेडार पर रखेंगे। अप्रूवल मिल चुका है रेगुलेटर से भारत सीरम एंड वैक्सीन के एक्विजिशन को लेकर, तो ये कुछ स्टॉक्स जो ध्यान में रखेंगे। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। इस नोट पर एक काम करा जाए, आज के मॉर्निंग कॉल को यहीं समेट रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी पेन में 250 पॉइंट का दबाव, क्योंकि हम 2 दिनों के ग्लोबल क्यूज और उसमें खास तौर पे वो मिडल ईस्ट का एस्केलेटिंग क्राइसिस और हमारे एफएनओ का नया सर्कुलर, उस पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, शायद इसीलिए इस तरह का दबाव। छोड़े जा रहा हूं आज की कमोडिटी पिक्स के साथ। छोटा सा ब्रेक के उस पार आज थर्सडे का सीधा सौदा। नमस्कार।